fx कोई पॉलिनोमियल है सच दैट हमको ये देखने को मिल रहा है कि अगर x के वैल्यू हम अल्फा रख रहे हैं तो fx का जो वैल्यू है यानी कि f अल्फा जो है वो कितना हो जा रहा है 0, देन x माइनस a अल्फा x माइनस अल्फा जो होगा इज द फैक्टर ऑफ fx, है ना। ये आप पढ़ चुके हो पहले भी, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल दे दो, अगर मान लो हमको fx बराबर ये दिया हुआ है कि लेट्स से x² प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। आप चेक करिए अगर ये सिचुएशन है तो क्या किया जा सकता है, बताओ जरा। आप जानते हैं इसका फैक्टराइज करना जानते हो ना, इसको मुझे 0 चाहिए। मैं कह रहा हूँ fx बराबर मुझे कितना चाहिए 0, यानी कि हमको x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू हमको कितना चाहिए 0, ठीक है, क्लियर। तो मेरे को लगता है आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जानते हैं, है कि नहीं। तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। तो x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x प्लस 3, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। मेरे कहने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू अगर हम -3 रखेंगे या फिर x इज इक्वल टू अगर हम -2 रखेंगे तो इस fx का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ 0। कितना मेरी बात समझ रहे हो। अगर x की वैल्यू -3 रखा जाएगा या फिर -2 रखा जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, है ना। तो इसीलिए जब पर्टिकुलर किसी x के वैल्यू के लिए आपके fx 0 हो जाता है तो ऐसी स्थिति में x प्लस 3 इसको इधर भेजेंगे, ये एक फैक्टर ये हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा इसको इधर भेजिए तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विल बी द अनदर फैक्टर। तो वही से आप देख सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने दो इसके फैक्टर में यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर पूरा फंक्शन इज इक्वल टू 0 आ रहा है, क्लियर है। ये आप पढ़ चुके हैं फैक्टर थ्योरम। इसी को डिटरमिनेंट में कैसे यूज करना है वो ध्यान से समझना। ये स्टेटमेंट क्लियर होगा। 10 इफ अ डिटरमिनेंट इज अ पॉलिनोमियल इन x, अगर डिटरमिनेंट ही अपने आप में क्या हो एक पॉलिनोमियल हो जिसका वेरिएबल जिसको हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे उसको हम x मान रहे हैं, द सच दैट इट्स वैल्यू इज 0 एट x इज इक्वल टू a। ये हमने ये देखा कि डिटरमिनेंट में जो वेरिएबल x हम कंसीडर करेंगे, है ना, अगर उस x का वैल्यू हमने कितना रख दिया, लेट्स से a रख दिया, और ऐसा रखते ही हमने देखा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना हो गया है 0 हो गया है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि x माइनस a जो होगा वो आपके डिटरमिनेंट का क्या होगा फैक्टर। एग्जैक्टली सेम लॉजिक जो कि पॉलिनोमियल का होता है, यानी कि आप एक तरह से डिटरमिनेंट को ही क्या कंसीडर करके चल रहे हैं पॉलिनोमियल। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो। I am just trying to say consider the determinant itself a polynomial of variable x, ठीक है ना। और हम इसमें क्रॉस चेक करेंगे पर्टिकुलर किस वैल्यू ऑफ x के लिए क्या हो रहा है आपके डिटरमिनेंट 0 हो जा रहा है। अगर हमको वो दिख गया कि पर्टिकुलर इस x इज इक्वल टू a पे आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी मिली है 0, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे क्या कि x माइनस a विल बी द फैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट। एम आई क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो इस पर यूज करना सीखते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से आपको प्रॉब्लम दिया गया है उसको डील करते हैं, है ना। क्या दिया है, एक डिटरमिनेंट बराबर दिया हुआ है, इसका वैल्यू एक तरह से इसको सॉल्व करने इवैल्यूएट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो एक तो बेसिक डिटरमिनेंट आप इवैल्यूएट करना जानते हैं, कौन सा, वो एक्सपेंशन वाला, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन से आप जानते हैं डिटरमिनेंट कैसे खोलते हैं, तो वो तरीका हुआ। दूसरा आपने पिछले 2-3 लेक्चर में ये देखा है कि हम प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे करते हैं, क्लियर है। सेम प्रॉब्लम आप प्रॉपर्टी को यूज करके भी कर चुके हो, क्लियर है, पक्का। अब हमको ये देखना है, इसी चीज को सीखना है फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। मैं डिटरमिनेंट लिख लेता हूँ। डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू क्या दिया है 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c का स्क्वायर, है ना। अब हमें बोला जाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है किससे, फैक्टर थ्योरम के मदद से। चेक करो, अगर हम x को वेरिएबल मान लें, समझ रहे हो ना, हमने बोला था डिटरमिनेंट इन अ वेरिएबल x, तो मान लो हमने ये मान लिया कि डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन ऑफ a, यानी कि हमारे लिए वेरिएबल कौन है
ए को ही मैं वेरिएबल मान रहा हूं, समझ रहे हो ना? वी आर कंसीडरिंग दिस ए एज अ वेरिएबल। तो अगर मान लो इस वेरिएबल का वैल्यू इतना रख दें, लेट हमने ये मान लिया कि a इज इक्वल टू हमने कंसीडर कर लिया क्या, b। अगर हमने a इज इक्वल टू b कंसीडर किया तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जरा, तो डिटरमिनेंट चेंज होकर ऐसा नजर आने लगेगा 1b b स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? अब तुरंत आपके दिमाग में वो प्रॉपर्टी क्लिक कर जाना चाहिए कि अगर दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, याद है? इफ टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल एग्जैक्टली देन दैट वैल्यू द डिटरमिनेंट इज 0। अब देखना है फैक्टर थ्योरम में आप, अगर x इज इक्वल टू a पे अगर आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाता है तो x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है ना? तो हमने देखा, हमने a को वेरिएबल माना और a बराबर b पे हमने चेक किया कि डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, बताओ 0। इसका मतलब क्या निकला, x माइनस a, यानी इस केस में हम क्या लिखेंगे, a माइनस b जो होगा वो इस डिटरमिनेंट का क्या कहलाएगा, फैक्टर। कितने लोग मेरी बात समझ गए? क्लियर है? पक्का? तो x माइनस b इज द फैक्टर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। एम आई क्लियर? ठीक इसी तरीके से अगर मान लो हमने जैसे पहले केस में a को वेरिएबल माना है ना, अगले केस में मान लो हम मान लेते हैं चलो b को वेरिएबल। किसको वेरिएबल मान लेते हैं? b, ठीक है ना? अब बताना जरा, अगर हम b इज इक्वल टू अगर हम c मानेंगे, मैं क्या कह रहा हूं, अब b जो वेरिएबल b है उसको मान लीजिए किसके बराबर, c के बराबर, ठीक है ना? तो जानते हो क्या कैसा दिखेगा ये ऐसा दिखेगा, a का स्क्वायर और हमने b की वैल्यू क्या माना है, c एंड c स्क्वायर। सही लिखा हूं? b c के बराबर माने तो देखो जरा फिर से दो कॉलम जो है आइडेंटिकल हो गया, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू फिर से 0 आएगी। इसका मतलब क्या कहोगे, b माइनस c जो है ये इसका एक और फैक्टर होगा। एम आई क्लियर? है ना? ठीक उसी लॉजिक से देखो जरा, अगर हमने ये माना, क्या बताइए, अगर हमने माना लेट c बराबर क्या मान लिया, a मान लिया, अगर हमने c बराबर क्या मान लिया, a, तो देखो जरा क्या होगा, हम c को a मानने के लिए कह रहे हैं, यानी कि ये a और ये a स्क्वायर और इसको छेड़छाड़ मत करिए, यानी कि b और b स्क्वायर, और ये सिचुएशन आपके सामने बन के रेडी हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो यहां से क्या पता चलेगा बताओगे? यहां से ये पता चलेगा कि ये दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, यानी कि c माइनस a एक और फैक्टर हुआ। कितने लोग समझ गए? a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a इसके फैक्टर हो चुके हैं। एम आई क्लियर? ठीक है ना? अच्छा, पॉलिनोमियल का डिग्री समझना जरूर पता है ना? पॉलिनोमियल का डिग्री, वेरिएबल्स के जो पावर होते हैं उसको पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर, है ना? जरा चेक करो, उसको चेक करने का देखो पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे पता करेंगे, समझना है। इस केस मतलब डिटरमिनेंट का डिग्री आपको कुछ नहीं करना है, सभी जो मेन डायगोनल एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मेन डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करोगे, 1 इंटू बी इंटू सी स्क्वायर, क्या बनेगा, b इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना? तो आपके लिए एक वेरिएबल b है, एक वेरिएबल c है, सब वेरिएबल्स हैं, है कि नहीं? बताओ जरा, कुल मिला के वेरिएबल्स के पावर कितने बन गए, 3। 2 पावर c से आ रहा है, 1 पावर b से आ रहा है। आपको आपके लिए सभी के सभी वेरिएबल्स हैं। आपने एक बार a को भी वेरिएबल माना, एक बार b को भी वेरिएबल माना, एक बार c को भी वेरिएबल माना है, ठीक है ना? अरे वो बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व किए हो कभी जिंदगी में? तो यार थोड़ा सा दिमाग चल रहा होगा, बाइनोमियल थ्योरम कैसे सॉल्व होते हैं। ऐसे जैसे आपको x प्लस a का जो पावर n है इसका लॉजिक आपको सिखाया गया था, है ना? तो आप समझ गए किस तरह से डिग्री कैलकुलेट होता है। एक का पावर बढ़ता चला जाता है, दूसरे का पावर घटता चला जाता है, तो टोटल जो पॉइंट डिग्री होगा वो कैसे पता है, सबके सभी वेरिएबल के पावर्स को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना? तो वही आपका डिग्री होगा। तो समझ गए हो इस डिटरमिनेंट का डिग्री कितना है, बताओ, 3। और आपको ये भी पता है किसी भी पॉलिनोमियल में जितना उसके डिग्री होता है उतना ही उसके फैक्टर होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना? फॉर अ पॉलिनोमियल इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज n देन देयर मस्ट बी n नंबर ऑफ फैक्टर, या फिर कह लो n नंबर ऑफ सॉल्यूशन। याद आया? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप बोलते थे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होगा क्योंकि इसके डिग्री 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप बोलते थे इसका सॉल्यूशन 3 होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर 3 फैक्टर होंगे, ठीक है? बस सेम लॉजिक, हमारे पास कितने फैक्टर होना चाहिए, 3 फैक्टर ये हो गए, है ना? अब एग्जैक्टली नहीं पता, मतलब ये तो कंफर्म है और कोई फैक्टर नहीं होगा। हाँ, एक फैक्टर जरूर हो सकता है, क्या बताओ?
आप अपने से मान लो क्या एक कांस्टेंट जरूर हो सकता है इसके आगे, लैम्डा, है ना, समझ गए हो ना। तो एक फैक्टर हमारे अपने तरफ से आ गया है क्या, लैम्डा, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, आप किसी एक अपने से रैंडम वैल्यू पुट करके चेक कर लो, देखो कितना आता है। मेरे कहने का मतलब देखना, जैसे सभी को जीरो मत पुट करिएगा बस, है ना। मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो लेट, क्योंकि ये सब वेरिएबल्स है, तो मान लीजिए मैंने लेट मान लिया a इज इक्वल टू, मैंने मान लिया लेट से 0, है ना, और b इज इक्वल टू मान लीजिए मैंने मान लिया 1, और c इज इक्वल टू मान लीजिए मैंने 1, है ना। 1 मत मानिएगा, नहीं तो सब दो रो आइडेंटिकल हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक स्पेशल केस हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो ना। अगर b को भी 1 मानो, c को भी 1 मानो, तो एक स्पेशल केस हो जाता है कि दो रो आइडेंटिकल हो जाएगा। तो आप जानते हो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है कि 0, तो जब 0 आएगा तो लैम्डा पता नहीं लगा पाएंगे ना। इक्वल टू जब 0 रख दोगे तो हम लैम्डा कैसे पता लगाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा होशियारी से रखेंगे कि एक कोई स्पेशल केस ना जनरेट हो जाए बस। जैसे ही ऐसा किया, सर सबको 0 क्यों नहीं रखा, ये भी समझ गए होंगे। अगर मैं सबको 0 रख देता तब भी 0 आता, तो हम डिटरमिनेंट पता नहीं लगा पाते लैम्डा, है ना। तो एक रैंडम केस के लिए जब इसको पुट करोगे तो डिटरमिनेंट कैसा नजर आएगा बताइए। a के वैल्यू हमने रखा है 0, b के वैल्यू रखा है हमने 1, और c की वैल्यू रखा है हमने -1। क्या मैंने ठीक लिखा है ना। अब आप डिटरमिनेंट खोलना जानते हो, किसके अगेंस्ट में खोला जाता है बताना जरा, किसके अगेंस्ट में खोला जाता है। जैसे मैंने इस कॉलम के अगेंस्ट में खोल दिया तो क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आएगा सीधे सीधे, आप समझ गए, 1 इंटू 1 1, और माइनस इंटू 1 इंटू 1 -1 यानी कि +1, कितना आएगा 2, समझ गए ना। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आनी चाहिए 2। और सेम चीज यहाँ पे पुट करके देखो, जैसे वहां पे आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, लैम्डा a की जगह तो 0 -1, फिर 1 माइनस, समझ गए ना, माइनस इंटू -1 +1, और यहाँ पे कितना आएगा -1, a की वैल्यू तो 0। सही लिखा हूं क्या, जो हमने कंसीडर किया था। इसके हिसाब से कितना आना चाहिए, लैम्डा इंटू -1 इंटू -1 +1, चलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू 2 इज इक्वल टू क्या है बताओ, सॉरी कितना निकालो डिटरमिनेंट वैल्यू 2, तो आपको पता चल गया कि लैम्डा बराबर कितनी आनी चाहिए 1। कितने लोगों को समझ में आ गई बात, पक्का क्लियर है अच्छे से, है ना। हम एक और प्रॉब्लम आपको करके दिखा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं ना। इधर का मिटा दे रहा हूं, इधर का मैं मिटा रहा हूं, है ना। तो आप सेम लॉजिक इसके लिए लगाएंगे। देखो प्रॉब्लम हमारे लिए ये दिया हुआ है, मैं इसको दोबारा लिख नहीं रहा हूं, मैं जस्ट एकदम ध्यान से देखना, आप तुरंत समझ जाओगे। अगर मान लो मैं वेरिएबल पहले a को मान रहा हूं, तो गौर करो, अगर मैं a बराबर मान लेता हूं लेट से b, हमने क्या मान लिया, a वेरिएबल माना और उसकी वैल्यू मान लिया लेट से b, तो कितने लोग देख पा रहे हो कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। चेक करो जरा, आपको नजर आता है कि नहीं आता। मैं कह रहा हूं a की वैल्यू, a को अगर मैं वेरिएबल मानूं और a की वैल्यू अगर मैं b मानूं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी। कितने लोगों को नजर आ गया, कैसे आप देख सकते हैं, a की वैल्यू b रखते ही पहला जो आपकी कॉलम है और जो दूसरा कॉलम है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल है कि नहीं। b माइनस x, b माइनस y, b माइनस z, b माइनस x, b माइनस y, b माइनस z दिख रहा है। तो दो कॉलम क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल, तो डिटरमिनेंट 0, यानी कि यहां से हमको क्या समझ में आ गया, अगर ऐसा कर किया तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिल गया। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b इज गोइंग टू बी फैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है। ठीक उसी तरीके से चेक करो, अगर मैंने b बराबर c लिख दिया तब भी डिटरमिनेंट 0 आएगा। देख पा रहे हो, b की वैल्यू c लिखे तो ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट 0। दिस इंप्लाइज दैट कि b माइनस c इज अनदर फैक्टर। अगली बार मैंने c को वेरिएबल माना, और अगर मैं c बराबर a मानूं तब भी डिटरमिनेंट देखो, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल होने की वजह से इसकी वैल्यू 0 आएगा, तो c माइनस a विल बी अनदर फैक्टर। अभी तक बात खत्म नहीं हुई है। अगर मैं x को वेरिएबल मानूं, है ना, अगर मैं x को वेरिएबल मानूं और मैं x की वैल्यू अगर y से रिप्लेस कर दूं तब भी डिटरमिनेंट 0 आएगा। देखो अगर x की वैल्यू मैंने y माना तो a माइनस y, b माइनस y, c माइनस y, a माइनस y, b माइनस y, c माइनस, ये दोनों के दोनों कॉलम हो जाएंगे आइडेंटिकल। अभी तक रो आइडेंटिकल चल रहे थे,
अब आप देख रहे हो कॉलम आइडेंटिकल आना शुरू हो गया है, तो इसकी वैल्यू भी कितना है, डिटरमिनेंट 0. दिस इंप्लाइज दैट x minus y will be another factor. अगेन अगर मैं y बराबर z लिख दूं, चेक करिए डिटरमिनेंट फिर से 0 आ रहा है. सेम लॉजिक आप लिखते रहिए लॉजिक, मैं जल्दी से इसको निपटा रहा हूं. तो ये एक फैक्टर होगा. अगर मैं z को वेरिएबल मानूं, अगर z बराबर x मानूं, तो आप देख सकते हैं तब डिटरमिनेंट 0 यानी z minus x will be another factor. तो कुल कितने फैक्टर हो गए भैया, 1 2 3 4 5 6. आप देख सकते हैं ये रहा, आ गया a minus b, ये रहा, चेक करो, ये रहा a minus b, b minus c, c minus a, y minus x minus y, y minus z, z minus x. आगे 2 है. तो आप समझ गए हो ना, इस डिटरमिनेंट के वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, इन सभी फैक्टर के मल्टीप्लाई बाय अनदर एक और फैक्टर लिखेंगे. कौन सा, कांस्टेंट वाला जो लैम्डा पिछले केस में किया था ना. तो हमने जो सॉल्व किया फैक्टर थ्योरम से, हमको पता चला कि डिटरमिनेंट बराबर हमारे हिसाब से इतना है, लैम्डा टाइम्स a minus b, b minus c, c minus a into x minus y, y minus z and then z minus x. अगला काम हमारा क्या है, लैम्डा पता लगाना, क्योंकि हमको पता नहीं, हमने तो कंसीडर कर लिया लैम्डा होगा कुछ ना कुछ. लैम्डा पता लगाते हैं. क्या तरीका हुआ लैम्डा पता लगाने का, वही सेम लॉजिक, आप रैंडमली कुछ ना कुछ मान ही लो, है ना. तो जैसे मान लो, एक काम करता हूं मैं, अगर मान लो a बराबर 0 मान लेता हूं, ठीक है. बस देखना कोई स्पेशल केस ना जनरेट हो जाए. a बराबर 0, तो ऊपर ये सिचुएशन होगा. और एक मान लेता हूं, चलिए x बराबर 0 नहीं मानता हूं, है ना. अगर क्योंकि x बराबर 0 मानोगे, नहीं मान सकते हो, क्या बचेगा इधर, यही चीज तो होगा. मैंने a बराबर 0 माना और मान लो x बराबर भी 0 मान लिया. तो थोड़ा सा लिखते चलो डिटरमिनेंट क्या बन रहा है. ये आएगा 0, है ना. ये आएगा y का स्क्वायर, ये आएगा z का स्क्वायर. अभी भी कुछ ना कुछ मानेंगे ये y और z का भी. पहले मैं इतना तो निपटा लूं. x को 0 माने तो ये बनेगा b स्क्वायर, और ये कितना बनेगा c स्क्वायर. ये कितना बनेगा b माइनस y. अब सोचना चालू करो कितना आएगा. इसी के केस में अगर खोलो तो अब एक्चुअली ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें 2 1 आ चुके हैं, तो उसके हिसाब से अगर खोलोगे तो कितना आएगा बताओ जरा. एक तो ये, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, है कि नहीं. या फिर कुछ और कर लो, रो कुछ ट्रांसपोज करने से फायदा हो रहा है. अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर लूं तो एक और 0 हो जाएगा ना, नहीं समझे. 0 1 4, इसमें से इसको माइनस करो तो 1 minus 1 कितना आएगा 0 4, और ये आएगा 8. ठीक है, 1 0 1. ठीक लिखो. ये मैं क्या किया समझ गए ना, कॉलम 2 को चेंज कर दिया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 ऑपरेशन लगा के चलेगा. अब जरा खोलो जरा इसके केस में, तो ये कितना आएगा 8 अंडर 8, और माइनस कितना आएगा 16. कितना आएगा बता, माइनस 8. सही लिख रहा हूं. 4 ये 8 1 8 और 4 4 दैट 16. तो कितना आएगा 8, इतना आएगा माइनस 8. और इसमें सब जो जो ये मान है इसमें इसको वैल्यू पुट करके चेक करो जरा. आपके डिटरमिनेंट वैल्यू माइनस 8 आनी चाहिए. तो इसके हिसाब से लैम्डा a कितना माने हो 0, b कितना माने हो भैया 1, b 1, c कितना माने हो 2, c कितना माने हो 2, a कितना माने हो 0, y कितना हुआ, x कितना माने हो 0, है ना. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, माइनस इंटू -1 +1. ठीक है, y की वैल्यू कितना है -1 और z की वैल्यू है +1. तो -1 +1 कितना है, कितना है -2, है ना. -2 लिख देता हूं. और यहाँ पे z की वैल्यू कितना लिखना है आपको 1, माइनस x की वैल्यू कितना लिखना है 0, तो कितना आएगा 1. सही लिख रहा हूं. ठीक है ना, मैं इसको हटा के लिखता हूं. तो चेक करिए कितना आएगा -8 = लैम्डा. ये कितना आएगा बेटा -1, ये कितना आएगा -1, ये कितना आएगा 2, और ये 1, और ये -2. ठीक लिखोगे, है ना. तो बताओ 2 2 दुगुनी 4, 4 दुगुनी 8, इधर बचा -2, लैम्डा -1 इंटू -1 +1, और इधर पे कितना आएगा -1. तो कट गया, लैम्डा बराबर कितना आ गया 2. तो जस्टिफाई हो गया कि नहीं.